तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं आपका जॉर्जी सर आ गया हूँ बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 4 लेके। तो लास्ट दिन हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे ऑलिगोसैकेराइड तक, राइट। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड से, राइट। तो पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली, ये नाम से ही क्या पता चल रहा है? इट इज मेड अप ऑफ मतलब मेनी मोनोसैकेराइड, राइट। न्यूमरस नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, राइट। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? सिंगल शुगर यूनिट। क्लियर? अच्छा, हम लोग ऑलिगोसैकेराइड में क्या देखेंगे? 2 to 10 मोनोसैकेराइड। और इसमें क्या देखेंगे? पॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ मोर देन नॉर्मली इज इक्वल टू 10, मतलब मोर देन 10। नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं क्या? 10 से ज्यादा, राइट। तो वी कैन से दैट मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है क्या? पॉलीसैकेराइड। क्लियर? अगर हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे तो देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स, राइट। one is known as homopolysaccharide and another is known as heteropolysaccharide, राइट। नाम से पता चल रहा है होमोपॉलीसैकेराइड मतलब इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब ग्लूकोज से बना हुआ है तो ओनली ग्लूकोज रहेगा। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज और अदर एनी मोनोसैकेराइड नहीं रहेगा। हेटेरो मतलब क्या? डिफरेंट, राइट। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज मेड अप ऑफ different kinds of monosaccharides, right? It is made up of different kinds of monosaccharide. तो पॉलीसैकेराइड का 2 टाइप्स हुआ, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या गया? वन इज द होमोपॉलीसैकेराइड एंड अदर इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड, राइट। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे होमोपॉलीसैकेराइड, राइट। तो होमोपॉलीसैकेराइड में फर्स्ट जो आता है दैट इज अ स्टार्च। स्टार्च अगर देखेंगे, स्टार्च हैज 2 कंपोनेंट। क्या क्या होता है? वन इज द एमाइलोज, अनदर इज द एमाइलोपेक्टिन। अगर एमाइलोज का हम लोग बात करेंगे तो एमाइलोज कैसे होता है? जैसे मानो ऐसे दिखने में, हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हम लोग ड्रॉइंग कर रहे हैं क्या? अल्फा ग्लूकोज, राइट। हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, तो हम लोग बोले क्या? होमोपॉलीसैकेराइड, राइट। तो चेन क्या होगा एमाइलोज में? ये बॉन्ड क्या होगा? तो एमाइलोज दैट इज मेड अप ऑफ, मतलब एमाइलोज का अगर बात करेंगे तो एमाइलोज किससे बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज नंबर कितना? नंबर 200 से लेके 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का दिस इज द 4th पोजीशन, दिस इज द 1 पोजीशन। 1 और 4 को बीच में क्या बॉन्ड है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर?
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दिस इज द अनब्रांच चेन, मतलब अनब्रांच चेन। यहाँ पे तो उतना बड़ा जगह नहीं है कि मैं पूरा 200 से 1000 तक मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिखाओ, तो ऐसे मानो कि डॉट 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 ऐसे स्ट्रक्चर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट दैट इज द अनब्रांच चेन। और एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे ऊपर में मानो एक चेन जा रहा है ऐसे, राइट, और नीचे से एक चेन जा रहा है। तो मैं ये ड्रॉ करके ही बोल देता हूं, तुम लोगों को आसानी होगा ये समझने में कैसे होता है, कौन सा मतलब बॉन्डिंग होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑब्वियसली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी अगर होता है तो एमाइलोपेक्टिन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा कैसे। देखो ये नॉर्मल हम लोग जैसे ड्राइंग करते हैं, अगर नीचे में भी एक ऐसा कर ले, मान लो कि इधर कर लेते हैं, सेम सेम स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि अलग कोई स्ट्रक्चर होगा, सेम एच ओ एच, जैसे हम लोग नंबर 3 पोजीशन में ओ एच एच करते हैं, एच ओ एच, और इसमें क्या करेंगे H2COH और H। तो ये क्या हुआ, दिस इज द 6 पोजीशन एंड दिस इज द 1 पोजीशन। तो 1 एंड 6 के बीच में कैसे होगा, देखो ये होके निकल जाएगा, H2 होके निकल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग मतलब कैसे कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहे, राइट, हो गया। अभी कैसे बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, देखो बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बट ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम लोगों को ब्रांच चेन। तो ये जो चेन होगा दैट इज अ ब्रांच चेन, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, देखो 2000 से लेके 2 लाख मॉलिक्यूल्स, राइट। तो एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन ये दो स्टार्च का कंपोनेंट है, ये दो स्टार्च का कंपोनेंट से बनता है क्या, मतलब नॉर्मली एक ही स्टार्च बनता है दो कंपोनेंट से, नॉट ओनली सिंगल की एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन। लेकिन इसमें तुम लोगों को एक डिफरेंशिएट करने देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टार्च एंड द सेलुलोज अकॉर्डिंग टू द आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन क्या होता है, मतलब आयोडीन तो ऑब्वियसली जो तुम लोग जानते हो कि I2 एक कंपाउंड होता है, ड्यू टू मतलब ड्यू टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब क्या है, अल्फा हेलिक्स तुम लोग मतलब पढ़ोगे बाद में जाके, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोस, क्या करता है एमाइलोस, कैन ट्रैप द आयोडीन, आयोडीन को ट्रैप कर पाते हैं, राइट, इट कैन ट्रैप द आयोडीन। तो ऑब्वियसली आयोडीन टेस्ट इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है, पुराने एनसीईआरटी में था क्या कलर होता है, नॉर्मली ब्लू ब्लैक, बहुत बुक में ब्लू भी बोलता है, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक भी बोल सकते हो, ब्लू भी बोल सकते हो, कोई भी कलर बोल सकते हो, नॉर्मली आयोडीन का ब्लू कलर होता है इसलिए। तो ये किस लिए होता है, दिस इज ड्यू टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोस। ड्यू टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोस starch can trap the iodine, that's why the iodine taste is positive for starch, clear। अगर हम लोग सेलुलोज की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द सेलुलोज, तो सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज का कंपोनेंट होता है क्या, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें मैं अलग करके चेन नहीं बना रहा हूं, इसमें चेन कैसे होता है, नॉर्मली ग्लूकोज का ऐसे बीटा डी ग्लूकोज का चेन, और बीटा डी तो तुम लोग जानते ही हो ऑब्वियसली कैसा होगा, मतलब जिसका OH यहां पर और H नीचे ऐसे करके। अल्फा किसको बोलता है, जिसका OH नीचे और H, मतलब OH किसका पास में, H2COH का पास में होगा तो बोलेंगे बीटा, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे क्या, अल्फा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, इसमें OH ऐसे,
ऐसे करके सेम, मतलब 1 के साथ 4, इधर 1 है 1 और 4 है कि, तो बॉन्ड क्या होगा, और इसमें कितना मॉलिक्यूल होते हैं, अप्रोक्स 600, राइट, 600 बोल रहा हूं, 6000 ग्लूकोज रेसिड्यू से बनता है, राइट। और इसमें अगर बॉन्ड देखोगे क्या क्या, इसमें बीटा डी ग्लूकोज, राइट, उसमें क्या था अल्फा डी, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें बॉन्ड होगा ऑब्वियसली अल्फा तो नहीं होगा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसको तुम लोग बहुत सारा होता है तो इसको तुम लोग लिंकेज भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट द लिंकेज, राइट। एंड आयोडीन टेस्ट, ये सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन द स्टार्च एंड द मतलब सेलुलोज। आयोडीन टेस्ट ये देता है क्या, नेगेटिव। ये आयोडीन टेस्ट में इसमें सिर्फ डायरेक्ट कोई ब्रांचेस नहीं होता है, राइट, एकदम अनब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन होता है मान लो, राइट। तो इसलिए it cannot hold the iodine, it cannot trap the iodine, whereas the starch, in the amylase of the starch, amylase can trap the iodine, but in case of cellulose it can trap the iodine, clear, that's why the taste is negative। अगर सेलुलोज का हम लोग बोलेंगे, सेलुलोज का कहां रहते हैं, नॉर्मली प्लांट सेल वॉल में रहते हैं, मेजर कंपोनेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन देखो, एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों को अगर मर्ज कर दो दैट विल बिकम द ग्लाइकोजन, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ग्लाइकोजन का भी कंपोनेंट देखोगे, ये भी तो होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब सेम ही काइंड ऑफ शुगर से बना हुआ रहता है, तो दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपिरानोस, लेकिन इसमें रेसिड्यू कितना रहता है, मोर देन 30,000, अप्रोक्स 30,000 या मोर देन 30,000 ग्लूकोज रेसिड्यू रहता है, राइट। और चेन क्या होगा, तुम लोगों को क्या बोला मैंने, इसमें दो होता है, एक होता है ब्रांच, मतलब एक होता है अनब्रांच। जो अनब्रांच रहता है, अनब्रांच चेन रहता है, उसमें क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जिसमें ब्रांच रहता है दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक, सेम, राइट। एज पर मतलब हम लोग एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन जैसे पढ़े थे, सेम ही वैसे ही होता है। और आयोडीन टेस्ट में इट विल गिव द रेड कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, आयोडीन टेस्ट में ये देता है क्या, रेड कलर। कहां पर रहता है, नॉर्मली लीवर एंड मसल ग्लाइकोजन, तुम लोग जानते हो, राइट, लीवर एंड मसल ग्लाइकोजन स्टोरिंग एरिया, राइट, स्टोरेज मटेरियल नॉर्मली होता है। तुम लोग इंसुलिन या ग्लूकागॉन का फंक्शन में पढ़ोगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, फिर ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होता है तब होता है क्या, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, राइट। तो ग्लाइकोजन इज स्टोरिंग मटेरियल, राइट, इट इज द स्टोरेज मटेरियल, हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोजन। तुम लोग को दो ही चीज लगेगा, बॉन्ड, बॉन्ड का नाम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का नाम क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, और आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन, ऐसे बोल सकते हैं, मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, राइट। मैं तुम लोग को दो एग्जांपल दूंगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट एक दे सकते हो, दैट इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन तुम लोग जानते हो कि बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट है, राइट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ,
होमोपॉलीसैकेराइड, NAM एंड NAG। NAM क्या होता है? फुल फॉर्म इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया है, राइट। और ये क्या है? इन एसिटाइल, तो यू कैन नोट डाउन ग्लूकोजामिन, राइट। और एक एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम लोग? और एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड, राइट। नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो कार्टिलेज में रहता है, बोन एंड कार्टिलेज, राइट। ये इट विल प्रोवाइड द टफनेस, राइट, एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज में रहकर। इसका अगर कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होता है? इसका जो कंपोनेंट है क्या क्या बोल सकते हैं? एक होगा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, और एक क्या बोल सकते हैं? डी ग्लूकुरोनिक एसिड छोड़कर और एक कंपोनेंट सेम, इसको बोल सकते हैं डी इन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। डी इन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, तो देखो दो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, सेम पॉलीसैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड से बना हुआ नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें ग्लाइकोजन के साथ साथ मैं और एक चीज बोल देता हूं जो एनसीईआरटी में है, दैट इज अनदर वन, दैट इज द इन्यूलिन। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, मतलब ये दिस इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। और एक काइटिन, काइटिन क्या होता है? काइटिन को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड अबंडेंट, इट इज द सेकेंड मोस्ट abundant biomolecules, right? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में रहता है मेनली, हम लोग तो वही पढ़े हैं, राइट। इन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का होमोपॉलीमर होता है काइटिन, क्लियर? इन्यूलिन एंड काइटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हेट्रोपॉलीमर हम लोगों का हो गया, होमोपॉलीमर हो गया। बायोमोलिक्यूल्स देखो ऐसे एक चैप्टर है ना, जितना भी बोले कम लगता है, क्योंकि इसका डिटेल्स में जाओगे तो तुम लोगों को मतलब बहुत डिटेल्स में जा सकते हो, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, मतलब ग्लूकुरोनिक एसिड, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम लोग का सिलेबस में तो उतना कुछ नहीं है, तो उतना कुछ पढ़ के अभी तो फायदा नहीं है उतना, तो जितना सिलेबस में है उतना ही अगर अच्छे से पढ़ ले उससे ही हो जाएगा। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कौन सा जानते हैं? ऑब्वियसली द सुक्रोज विल बी द नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट हैज नो फ्री कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। अगर ये क्वेश्चन ऐसे तुम लोग को देता कि नॉन रिड्यूसिंग ये कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर तुम लोग को दे देता कि which one is the invert sugar, तो the answer will be same, right? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या बोला है? रिगार्डिंग पॉलीसैकेराइड्स तीन स्टेटमेंट दिया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सेलुलोज डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, राइट। तो इसमें हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सेलुलोज में क्या होता है, कोई एकदम स्ट्रेट चेन होता है, राइट। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। Inulin is a polymer of fructose. This is also inulin is a homopolysaccharide that is a polymer of the fructose. But the third one, left end of the glycogen is the reducing end. ये क्या होगा? इसके लिए हम लोगों को दो चीज जानना चाहिए, क्या क्या? एक होगा कि ग्लाइकोजन का अगर हम लोग बात करेंगे, ग्लाइकोजन का दो एंड पकड़ लेते हैं, वन इज द लेफ्ट वन एंड अनदर इज द राइट वन, राइट। तो ऑलवेज याद रखोगे लेफ्ट जो होता है that is the non reducing end होता है, लेफ्ट जो होता है that is the non reducing end and right जो होता है that is the reducing end। तो इसमें ये क्वेश्चन में देखोगे तो पूरा उल्टा लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन वन ही अगर देखोगे, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्वेश्चन मेरे को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
यहाँ पे तो ऑप्शन 1 में करेक्ट है। अगर मानो कि ये ऑप्शन 4 में होता तो मेरे को 3 ऑप्शन पढ़ के पहले देखना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ना भी एक आर्ट होता है, उसको जितना अच्छे से करोगे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उतना मतलब इजीली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो पहले 2 स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन। पहले देखते हैं क्या बोला है, आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। राइट, इसमें एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या बोला है। पहले मतलब जैसे यहाँ पे पहले बोला है कि आयोडीन टेस्ट, तो आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। राइट, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आयोडीन टेस्ट, डिटेक्शन और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, बट नॉट ऑफ द सेलुलोज इन ए गिवन सैंपल। दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। तो स्टार्च डिटेक्ट कर पाता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एमाइलोज, बट इसमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पिछले क्वेश्चन में ही देखा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Obviously, due to the helical secondary structure of the amylose, it can hold the iodine molecules, but cellulose, right, do not contain or doesn't contain the complex helices and cannot hold the iodine. तो दोनों ही सही है। अगर ऑप्शन में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑप्शन में क्या बोला है। बोला है कि both statement 1 and 2 are correct and the statement 2 correctly explains the statement 1। देखो association reasoning टाइप, लेकिन अलग तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेटमेंट जो 2 है, मतलब क्यों स्टार्च को डिटेक्ट कर पा रहा है, क्यों सेलुलोज को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसका रीजन स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली द ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखोगे तो दिया हुआ है डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ही एक्सप्लेन कर रहे हैं सही से एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 को। दैट्स व्हाई द ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। तो हम लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने का 2-3 मतलब ट्रिक्स होता है। तुम लोग मैक्सिमम क्या करते हो, मान लो कि कोई क्वेश्चन तुमको मतलब तुम्हारा नोन नहीं है, राइट, तुम पढ़े हो लेकिन उसका आंसर डायरेक्टली तुमको नहीं मिल रहा है, तो एक मतलब ट्रिक है जिससे तुम इजीली उसको कर सकते हो। तुम मानो कि 3 ऑप्शन जानते हो जो तुमको लग रहा है कि ऑड एंड आउट कर सकते हो, तो ऑड एंड आउट करना सीखो। ये भी एक टेक्निक होता है। ऐसा नहीं कि तुमको ऑब्वियसली सब क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं भी मिल सकता है। नीट में ऐसा होता है 45 में मान लो कि 43 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, 2 क्वेश्चन के लिए तुम्हारा 360 नहीं हो रहा है, तब तुम क्या करोगे, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। अगर तुमको 720 चाहिए, अगर तुमको AIR1 रैंक चाहिए, तो ये सब के लिए तो थोड़ा तुमको टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। मतलब इजीली तुम ये टेक्निक से कोई अगर क्वेश्चन तुम नहीं भी जानते हो तो उसको भी तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है वो पूरा खत्म कर रही है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से तुम लोग देखोगे कि प्रोटीन पार्ट, राइट। तो जितना बोर्ड में लिखा हुआ है और जितना एनसीईआरटी में है, अगर उतना ही अच्छे से पढ़ लोगे उससे ही नीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बायोमोलिक्यूल्स मेरा पूरा एकदम, इससे भी बायोमोलिक्यूल्स एक भास्ट टॉपिक होता है, जितना डिटेल्स में जाओगे उतना भी कम पड़ेगा। लेकिन जितना एनसीईआरटी में है, जितना बोर्ड में नोट में लिखा हुआ है मेरा, तुम लोग अगर नोट किए हो उतना ही पढ़ लो, काफी है। मतलब 45 एकदम आंसर कर लोगे, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। तो ठीक है, पढ़ाई करते हो, नीट ज्यादा दिन बाकी नहीं है। ऑब्वियसली 5th में मतलब एकदम पास ही आ रहा है जितना दिन जा रहा है, तो एकदम पैनिक नहीं होना, बस पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फील्ड भी मिलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है। आज